हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस चैनल में। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज 7 मार्च 2023 के पहले क्वेश्चन पर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय दिवस वर्ष 2023 में कब मनाया गया है। निशस्त्रीकरण और अप्रसार, ठीक है, नॉन प्रोलिफरेशन, ठीक है, हथियारों का अप्रसार को जो है वो रोकना है, और निशस्त्रीकरण, जितने हथियार पहले से हमारे पास हैं उसकी संख्या में कमी करनी है। तो निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय दिवस वर्ष 2023 में कब मनाया गया है। ऑप्शंस आपके पास हैं, ऑप्शन ए 4 मार्च, ऑप्शन बी 5 मार्च, ऑप्शन सी 6 मार्च और ऑप्शन डी 7 मार्च। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी 5 मार्च। 5 मार्च को अभी ये निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय दिवस जो है मनाया गया है। ठीक है, ये 5 मार्च को दुनिया भर में मनाया गया है, मतलब केवल भारत में नहीं, दुनिया भर में मनाया गया है। इसका जो उद्देश्य है यह है विशेष रूप से के बीच निशस्त्रीकरण के मुद्दों के बारे में जन जागरूकता और समझ बढ़ाना, ये इसका लक्ष्य है। अच्छा, जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं उन्होंने बताया कि दुनिया भर में परमाणु हथियारों की संख्या लगभग 13,000 है, जो हमारे ग्रह को, पृथ्वी को कई बार नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। अर्थात ये जो हथियार जो स्टोर कर रखे हैं हमारे, इनको कम करने की आवश्यकता है। ये कई सालों से ये आवश्यकता, इस पे काम भी किए जा रहे हैं लगातार। अच्छा, ये जो इसको अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का जो प्रपोजल था वो किर्गिस्तान ने ये प्रपोजल दिया हुआ था, ठीक है, कि 5 मार्च को हम लोग अंतरराष्ट्रीय ये निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित करें। और किर्गिस्तान की इस प्रपोजल को 7 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से मान लिया था। अच्छा, ये 5 मार्च ही क्यों किया गया है? बिकॉज 5 मार्च 1970 को परमाणु हथियारों के अप्रसार पर संधि एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये लागू हुई थी 5 मार्च 1970 को। ये एनपीटी काफी महत्वपूर्ण ट्रीटी है जो स्टैटिक जीके में कई बार पूछ ली जाती है। परमाणु हथियार, न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो हैं, उनके प्रसार को रोकने के लिए ये एनपीटी की हुई थी। भारत इस संधि का जो है हस्ताक्षरकर्ता देश शायद है, एकदम क्लियर नहीं है मुझे, बट जहां तक भारत एनपीटी का हस्ताक्षरकर्ता देश है, ठीक है। तो ये 5 मार्च 1970 को लागू हुई थी। ये भारत वाला फैक्ट मुझे बहुत क्लियर नहीं है, आप प्लीज इसको कंफर्म कर लीजिएगा, बता दूंगा कि भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता देश है या नहीं है, बट ये 5 मार्च 1970 को की गई थी, उसी के घोषणा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 6 मार्च 2023 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा हाइड्रोजन आधारित उन्नत ईंधन सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल एफसीईवी फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल कहाँ लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है आपके पास, बेंगलोर, नई दिल्ली, चेन्नई और अहमदाबाद। तो इसका जो सही जवाब है वो नई दिल्ली है। नई दिल्ली में अभी ये केंद्रीय मंत्री द्वारा ये ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन जो है वो लॉन्च किया गया हुआ है। ठीक है, इसका जो शुभारंभ हुआ है वो स्वच्छ ऊर्जा और निम्न कार्बन मार्गों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तहत केंद्र सरकार का एक प्रयास है। अच्छा, लास्ट मंथ जो एनर्जी इंडिया वीक का आयोजन हुआ था बेंगलोर में, ठीक है, एनर्जी इंडिया वीक का आयोजन जो बेंगलोर में हुआ था लास्ट मंथ, उसमें ऑयल इंडिया लिमिटेड ने स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित एक ई बस को हरी झंडी दिखाई गई है। ठीक है, पीएम मोदी ने ये बेंगलोर में हाइड्रोजन आधारित ईंधन आधारित सेल को, ई बस को जो है हरी झंडी दिखाई गई थी। ठीक है, अच्छा, ये ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभ क्या हैं? इसमें एक तो कोई हानिकारक उत्सर्जन नहीं है, जैसे पेट्रोल डीजल वाले हैं तो उनसे हानिकारक उत्सर्जन होता है, इससे किसी भी तरह का कोई हानिकारक उत्सर्जन नहीं है। प्लस ये जो है वो अधिक ऊर्जा कुशल हैं और इनकी जो रेंज है वो गैसोलीन के समकक्ष है। गैसोलीन ईंधन से जो व्हीकल्स चलते हैं उसके बराबर इनकी जो रेंज है और उसी के बराबर इनका प्रदर्शन है। तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट है, पर्यावरण के हिसाब से पर्यावरण को लाभ पहुंचाने के लिए ही है ये। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो भी हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, कंटेंट डिस्कस कर रहे हैं, वो सारा टेलीग्राम के माध्यम से आपको फ्री पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड किया जा रहा है। ये टेलीग्राम का हमारा यूजर नेम है, साथ ही वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, तो आप वहां से भी डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं या इस यूजर नेम को सर्च करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आपको ये सारे कंटेंट की फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसके पहले भी उन सबकी भी फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगी वहां से, तो आप टेलीग्राम प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक ने 54 साल बाद मेघालय को हराकर संतोष ट्रॉफी जीती है।
मतलब मेघालय को 54 साल बाद नहीं हराया, ये 54 ईयर्स बाद कर्नाटक को ये संतोष ट्रॉफी मिली है। ठीक है, क्वेश्चन से कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, 54 साल बाद कर्नाटक जीता है, मेघालय को हरा के नहीं, मेघालय को तो इस बार हराया उसने। ठीक है, यह ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन है आपके पास ए हॉकी, बी क्रिकेट, सी फुटबॉल और डी शतरंज। तो जो संतोष ट्रॉफी है वो फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल का ये राष्ट्रीय ट्रॉफी है संतोष ट्रॉफी। तो इसमें कर्नाटक जीत गया हुआ है। ये कर्नाटक ने मेघालय को 3-2 से हराया हुआ है। ठीक है, ये इसका जो फाइनल हुआ है वो 5 मार्च 2023 को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। अच्छा, अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जब ये नेशनल ट्रॉफी है तो सऊदी अरब में क्यों खेली गई है? तो अभी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ जो है AIFF, ठीक है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने सऊदी अरब फुटबॉल महासंघ के साथ एक MOU साइन किया हुआ था। उसी के अकॉर्डिंग ये पहली बार संतोष ट्रॉफी के सेमीफाइनल और फाइनल मैच उपमहाद्वीप के बाहर खेले गए हैं, सऊदी अरब में ये खेले गए हैं, तो इस वजह से ये सऊदी अरब में खेला गया था। अच्छा, ये संतोष ट्रॉफी मैंने बताया ये राज्य स्तरीय राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। वर्ष 2022-23 में जो अभी इसका मैच हुआ है ये इसका 76वां संस्करण है, मतलब 75 मैच पहले हो चुके हैं, ये 76वां मतलब 76वीं ट्रॉफी थी ये। ठीक है, ये जो ट्रॉफी है वो सरकारी संस्थानों और राज्य संघों के द्वारा खेला जाता है। ठीक है, इस बार कर्नाटक ने जीता है मेघालय को हराकर। तो ये पहले डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है आपसे कि संतोष ट्रॉफी किसने जीता है, और दूसरा संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। अच्छा, ये किस खेल से संबंधित है ये आपका स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन होता है और ये कई बार पूछा जाता है। संतोष ट्रॉफी नहीं, और भी ट्रॉफी है, ईरान ट्रॉफी है, दिलीप ट्रॉफी है, तो इस तरह से ट्रॉफीज के नाम दे दिए जाते हैं और आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आपको आता है। तो इस हिसाब से ये संतोष ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है, किसने जीता है और किस खेल से संबंधित है। ये दोनों क्वेश्चंस, दोनों फैक्ट जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और चूंकि ये पहली बार जो है वो देश के बाहर हो रहा है, सऊदी अरब में हुआ है, ठीक है, तो इस वजह से इसका वेन्यू भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हो सकता है ये आपसे स्ट्रेट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इसका फाइनल मैच कहाँ खेला गया था। ठीक, तो ये हो गया संतोष ट्रॉफी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक इलेक्शन डेमोक्रेसी इंडेक्स या इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स EDI 2023 में भारत का स्थान है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए 107, ऑप्शन बी 108, ऑप्शन सी 109 और ऑप्शन डी 110। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी 108। भारत का जो इसमें स्थान है वो 108वां स्थान दिया हुआ है। ये VDEM वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023 के अनुसार है। इसमें भारत को तंजानिया, बोलिविया, मेक्सिको, सिंगापुर और यहाँ तक कि नाइजीरिया जैसे देशों से भी नीचे रखा गया है। अच्छा, ये 2023 में जो स्थान है 108वां है, 2022 में भारत का स्थान 100वां था, तो भारत का स्थान इसमें गिर गया है। अच्छा, रिपोर्ट ने 10 वर्षों में भारत को शीर्ष 10 निरंकुश देशों के रूप में एक नामित किया है। तो ये समाओ भारत के लिए रिपोर्ट अच्छी नहीं है, लेकिन याद रखिएगा कि इन रिपोर्टों को भारत हमेशा खंडित करता रहा है। भारत बोलता है कि ये रिपोर्टें पार्शियल तरीके से बनाई जाती हैं, इम्पार्शियली नहीं बनाई जाती हैं। भारत का आरोप रहता है कि भारत की रेटिंग जो है इनमें जानबूझ के खराब की जाती है, बट वो अलग बात हो गई। अब चूंकि रिपोर्ट आई है तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फैक्ट यही है कि भारत को इन्होंने 108वां स्थान दिया है। इसके साथ साथ ये इलेक्टोरल के साथ साथ इन्होंने लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स LDI भी जारी किया है। भारत को 97वां स्थान मिला है। डेनमार्क जो है इसमें पहले स्थान पे है, स्वीडन जो है वो दूसरे स्थान पे है और नॉर्वे जो है वो तीसरे स्थान पे है। ठीक है, पाकिस्तान को इसमें 106वें स्थान पर रखा गया है, भारत से नीचे है। और EDI में पाकिस्तान को 110वें स्थान पर रखा गया है, यहाँ भी पाकिस्तान भारत से नीचे है। ठीक है, बाकी ये लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है वो 71 संकेतकों के आधार पर लोकतंत्र के उदारवादी और चुनावी दोनों पहलुओं होता है। तो ये हो गया है LDI लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स और EDI इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023, जिसमें भारत का स्थान क्रमशः 108 और 97 में है। EDI में 108 और LDI में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है इसके है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर भारत में, ये भारत वर्ष में छूट गया है, भारत में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर कितनी हो गई। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन है 1.52 लाख, 1.62 लाख, 1.72 लाख एंड 1.82 लाख। तो इसका जो सही जवाब है वो 1.72 लाख है। 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय भारत में बढ़कर 1,72,000 रुपए के आसपास
हो गई है। ठीक है, इसमें ये जो 1,72,000 का आंकड़ा आया है वो आया है कि ये वर्तमान मूल्य के लिहाज से है। ठीक है, और 2014-15 का आप वर्तमान मूल्य वो 2014-15 के स्तर से वर्तमान मूल्य के लिहाज से दोगुनी हो गई है। 2014-15 में वर्तमान मूल्य पे ये 86,647 रुपए थी। अगर आधार वर्ष 2011 के स्थिर मूल्य पैमाने पर मापें तो 2022-23 में 2014-15 की तुलना में 35% बढ़ोतरी हुई है और जो आय हो गई है वो 98,118 हो गई है। तो वर्तमान मूल्य के लिहाज से 1.72 लाख, और अगर आधार वर्ष 2011 के रूप में स्थिर मूल्य पैमाने पर मापेंगे तो 35% बढ़कर ये 98,118 हो गई है। ये ज्यादा फैक्ट इसमें हमने नहीं दिया है, अभी बहुत ज्यादा फैक्ट आया भी नहीं है। बाकी अगर डेटा आएगा तो क्वेश्चन में अगर करेक्शन की जरूरत होगी तो वो हम नेक्स्ट किसी वीडियो में कर देंगे। ठीक है, बट अभी यही है कि ये आय जो है वो 1.72 लाख वर्तमान मूल्य पे और आधार वर्ष 2011 के अनुसार 98,118 हो गई है। तो ये क्वेश्चंस में आज हमारे पास इतना ही है। एक एडिशनल फैक्ट है ब्रह्मोस मिसाइल को लेके, हम आपको करंट में पहले भी ब्रह्मोस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उसमें आपको बताया था कि ब्रह्मोस को पनडुब्बी से भी, युद्धपोत से, युद्धक विमान से और जमीन से कहीं से भी लॉन्च किया जाता है। इवन ये मोबाइल लॉन्चर से भी जमीन से लॉन्च की जा सकती है। तो उसी में जो युद्धपोत वाला संस्करण है उसके संस्करण का अभी परीक्षण किया गया है। ठीक है, कोलकाता श्रेणी का डिस्ट्रॉयर जो है, पोत जिनको बोलते हैं, ठीक है, शिप्स बोलते हैं, उसमें कोलकाता श्रेणी का जो एक पोत है उससे इसका परीक्षण हाल में किया गया है। अच्छा, ये फिर से बता दूं, ब्रह्मोस की जो गति है 8 मैक है, यानी ये ध्वनि की गति से 3 गुना अधिक है। ये सुपरसोनिक मिसाइल है। ठीक है, और ये भारत रूस के सहयोग से बनी हुई है। ठीक है, तो ये ब्रह्मोस के बारे में मैंने रिपीट इसलिए कर दिया बिकॉज ब्रह्मोस अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आता ही आता है। ठीक है, तो ये ब्रह्मोस के बारे में हमने रिपीट कर दिया। अच्छा, एक एडिशनल फैक्ट यहाँ पे और है कि भारत ने पिछले साल फिलीपींस के साथ समझौता किया है कि जिसमें भारत जो है फिलीपींस देश को ब्रह्मोस मिसाइलों की आपूर्ति करेगा। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइलों की बिक्री के लिए समझौता किया है। ये फिलीपींस के साथ भारत ने समझौता किया है। बाकी फिलीपींस को ये ब्रह्मोस मिसाइल को जमीन से, युद्धक विमान फाइटर प्लेन यानी हवा से, युद्धपोत यानी समुद्र से और पनडुब्बी यानी समुद्र के भीतर से कहीं से भी ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है। ये क्षमता भारत ने प्राप्त कर ली है। ठीक है, तो आज करंट अफेयर्स में हमारे पास इतना ही है। ठीक, आपका जो आज हमने कंटेंट डिस्कस किया वो कंटेंट आपको कैसा लगा, ठीक है, ये आप इसके बारे में हमें वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें ताकि आपको टाइमली इंफॉर्मेशन मिल जाए कि नया वीडियो कब आ रहा है, नया कंटेंट चैनल पर कब पोस्ट हो रहा है। ठीक, इसके अलावा जो हम वीडियो में कंटेंट डिस्कस कर रहे हैं, लगातार अभी तक डिस्कस करते आए हैं, वो सारा आपको टेलीग्राम के माध्यम से फ्री पीडीएफ पे अवेलेबल है। ये टेलीग्राम चैनल का हमारा यूजर नेम है, डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को वहां से ले सकते हैं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।